हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे एग्ज़ाम पर। आज हम लोग इस वीडियो में मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक, आपसे कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, ये कोई रेलगाड़ी है। ठीक, ये प्लेटफार्म को पार करेगी। कह रहा है कि रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है। 50 मीटर प्लेटफार्म की लंबाई दिया है, रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दिया है। मान लेंगे रेलगाड़ी की लंबाई y मीटर है। ठीक, अब देखिए, ये रेलगाड़ी जब प्लेटफार्म को पार करेगी तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है जब पार करेगी तो रेलगाड़ी का आखिरी सिरा यहाँ पर होगा, आगे का सिरा ये यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। मान लीजिए, समझ लीजिए ऐसे थोड़ा सा। ठीक, तो रेलगाड़ी जब प्लेटफार्म को पार करती है तो आपको मालूम है प्लेटफार्म पार करेगी, पुल पार करेगी, तो हम लंबाई को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। दूरी में रेलगाड़ी की लंबाई और उसके बाद प्लेटफार्म की लंबाई को भी जोड़ लेते हैं। तो पुल को पार करती है, पुल की लंबाई को जोड़ लेते हैं। क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि रेलगाड़ी जब किसी प्लेटफार्म को, पुल को, इन सबको पार करती है तो रेलगाड़ी अपनी जो लंबाई है उतना दूरी तो चलती ही चलती है। ठीक, रेलगाड़ी अपनी लंबाई इतना दूरी तो यहाँ से यहाँ तक चली ही चली, रेलगाड़ी की जो लंबाई है। लेकिन उसके बाद जैसे ये देखिए y है रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी इतना दूरी तो चली ही चली, जो भी 100, 200, 300 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई, लेकिन प्लस जो प्लेटफार्म की लंबाई दिया है ये भी इतना दूरी है, इसको चलकर तब तो पार की, तो इतना दूरी फिर चली। तो इसलिए दूरी में हम क्या करते हैं, पुल की दूरी हुआ, प्लेटफार्म की दूरी हुआ, इन सब की दूरियों को रेलगाड़ी की लंबाई में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक, अच्छा, जब रेलगाड़ी कह रहा है कि एक व्यक्ति को पार कर रही है 10 सेकंड में, तो व्यक्ति को पार करेगी या खंभे को पार करेगी या पेड़ को पार करेगी, तो यहीं पर कहीं पर मान लीजिए प्लेटफार्म पर कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक, इसको जब पार करेगी रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी को अतिरिक्त दूरी नहीं चलना पड़ता है। इसलिए हम व्यक्ति या खंभे या पेड़ को, इन सबको जब पार करती है तो रेल कुल दूरी में या लंबाई में कह लें आप, हम लोग केवल रेलगाड़ी की लंबाई को ही लेते हैं, यानी और जब वो रेलगाड़ी प्लेटफार्म, पुल, इन सबको पार करती है तो इसकी भी दूरी को रेलगाड़ी की लंबाई में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो हम कुल दूरी ले लेते हैं। ठीक, अब आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, चाल बराबर दूरी बटा समय, इतना आपको मालूम है, सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मान लेंगे रेलगाड़ी की चाल x मीटर पर सेकंड है और रेलगाड़ी की लंबाई y मीटर है, क्योंकि इसमें रेलगाड़ी की लंबाई भी नहीं दिया हुआ है। तो रेलगाड़ी की चाल यहाँ लिख देते हैं, रेलगाड़ी की चाल x मीटर पर सेकंड मान लिए। ठीक, और लंबाई मान लिए रेलगाड़ी की लंबाई मान लिए y मीटर है। ठीक, अब चाल बराबर दूरी बटे समय से देखिए, चाल बराबर दूरी बटा समय, इतना तो आपको मालूम ही है, छोटा फार्मूला है बहुत। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो यहाँ से दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय हो जाएगा, क्योंकि हमें समय दिया है, चाल हम मान चुके हैं। अब यहाँ से एक समीकरण बना लेंगे कि रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार करने में, रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफार्म को पार करने में चली गई दूरी। ठीक, ये पूरा लिख नहीं रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए, या लिख देते हैं एक लाइन, रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफार्म को पार करने में चली गई दूरी बराबर। ठीक, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। रेलगाड़ी की चाल x माने हैं, समय प्लेटफार्म को जब पार कर रही है 14 सेकंड लग रहा है। अब दूरी में आपसे बताया, जब रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार करेगी अथवा रेलगाड़ी पुल को पार करेगी तो जो दूरी होगी उसमें रेलगाड़ी की लंबाई भी जुड़ेगी, प्लेटफार्म की लंबाई भी जुड़ेगी। ठीक, या पुल की लंबाई भी जुड़ेगी। यहाँ प्लेटफार्म की लंबाई 50 दिया है, रेलगाड़ी की लंबाई आप y मीटर माने हैं, तो दूरी में क्या हो जाएगा, y + 50 हो जाएगा, यानी y + 50 बराबर हो गया x गुणे के 14 के, क्योंकि 14 सेकंड में पार कर रही है। ठीक, y + 50 बराबर x गुणे 14 हो गया इतना। अब वही रेलगाड़ी जब व्यक्ति को पार कर रही है, अब रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफार्म को पार करने में चली गई दूरी, रेलगाड़ी द्वारा व्यक्ति को पार करने में चली गई दूरी कितना होगा, रेलगाड़ी द्वारा व्यक्ति को पार करने में चली गई दूरी कितना होगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल रेलगाड़ी की x है और व्यक्ति को पार करने में कितना समय ले रही है, 10 सेकंड ले रही है। दूरी आप माने हैं रेलगाड़ी y, क्योंकि आपने रेलगाड़ी की लंबाई को माना है y मीटर, रेलगाड़ी की लंबाई y मीटर माना है, 40 मीटर पर सेकंड, तो केवल व्यक्ति को पार करेगी, तो उसमें 10 सेकंड में व्यक्ति को पार कर रहा है, तो दूरी में क्या करेंगे, रेलगाड़ी की केवल लंबाई लेंगे। ठीक, y बराबर 10x आ गया। अब यही y बराबर 10x को इस समीकरण 1 मान लेंगे, ये समीकरण हो गया 2।
y बराबर 10x समीकरण 1 में रखेंगे, मान निकल जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये समझने के लिए सब आपको बता रहे थे कि जिससे आप समझ जाए क्यों जुड़ता है क्यों नहीं जुड़ता है। ठीक, तो सॉल्व कर देते हैं। देखिए y बराबर 10x यहाँ लिख देंगे, y प्लस 50 बराबर x प्लस 14 है। y प्लस 50 इधर थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिए y प्लस 50 बराबर है x गुणे 14 के, और y बराबर है 10x। y बराबर 10x है ना समीकरण 2 में, तो y बराबर 10x यहाँ लिख देंगे। 10x प्लस 50 बराबर हो जाएगा 14x के। 10x इधर जाएगा तो 14x में से 10x क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या 4x। तो 50 बराबर क्या आ गया 4x के। अब x बराबर आ गया, x बराबर आ गया 50/4। ये आया है मीटर पर सेकंड में, क्योंकि x रेलगाड़ी की चाल आप माने मीटर पर सेकंड में आया है। आंसर दिया है 35, 45, 55, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कर लेंगे आप। ठीक, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। 50/4 मीटर प्रति सेकंड दिया है, तो 18/5 से इसको क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। ठीक, अब ये हो जाएगा 5 दम 50, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 9 18, यानी 5 9 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई रेलगाड़ी की चाल। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे सीधा, यहाँ पर आप समझ गए होंगे। यहाँ फिर से लगा देते हैं, 50/4 है गुणे 18/5 से गुणा हो जाएगा। 5 दाम 50 आ गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ऊपर 5 और 2 9 18, 5 9 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई रेलगाड़ी की चाल। अब रेलगाड़ी की लंबाई आपसे पूछे तो आप यहाँ पर मान रख देंगे, y बराबर 10x है, यहाँ मान रख देंगे। 50/4 को ही मीटर प्रति सेकंड में है, ये भी मीटर में है, तो 50/4 को ही यहाँ अगर हम मान रख दें 50/4 को x के स्थान पर, ठीक, तो 50/4 हो जाएगा, वो 25/2 हो जाएगा। 25/2, 2 से 10 कट जाएगा, 2 पंचे 10, 25 पंचे 225 मीटर रेलगाड़ी की आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। लेकिन यहाँ आपसे पूछा है रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल पूछा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, उसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा, आप बदलते क्यों हैं ये भी अगर आपको समझना है तो समझ लीजिए। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा है यदि, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक, और 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 60 सेकंड होता है। ठीक, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, ये तो मीटर में आ गया, लेकिन ये भी मिनट में है, फिर 60 से गुणा करा देंगे तो ये आ जाके ये किस में आ जाएगा, आप सेकंड में आ जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ये आ गया 10/6 गुणे 6, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6। ठीक, अब ये आ गया 5/18 मीटर प्रति सेकंड, दिख रहा है, हाँ ठीक, 5/18 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो ऐसे ही इसीलिए हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं। ठीक, 5/18 आ गया। अब हमको याद रखना है कैसे कि हम कब 5/18 से करेंगे, कब 18/5 से करेंगे, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा गलती होती है। क्योंकि हम सवाल लगाते समय जल्दी में, एग्जाम के समय इतना समय थोड़ी ना है कि आप निकालेंगे 1000/3600 करेंगे 5/18 से गुणा। उसमें आपको ध्यान देना होगा कि तुरंत करने से क्या होता है, गलती हो जाता है, तो कन्फ्यूज होते हैं। इसके लिए हम आपको बता दें, जैसे कि कब 5/18 से करना, कब 18/5 से। जब आपसे छोटा पूछेगा, जैसे किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा है ये, ठीक, ये बड़ा मात्रक है। मीटर प्रति सेकंड क्या है, छोटा मात्रक है। जब आपसे मीटर प्रति सेकंड में पूछेगा तो आप छोटे को ऊपर रख लेंगे, 5/18 से गुणा करा देंगे। ठीक, जब मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा आपको तो 5/18 से आप गुणा करा देंगे। ये छोटा मात्रक है तो 5 ऊपर छोटा है। अच्छा, अगर मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है और आपसे किलोमीटर प्रति घंटा पूछ रहा है, तो मीटर प्रति सेकंड क्या है, छोटा मात्रक है। किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, बड़ा मात्रक है। तो हम ऊपर वाली संख्या बड़ा से गुणा करा देंगे, यानी 18/5 से गुणा करा देंगे। अभी आपने देखा यहाँ 50/4 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ था, अभी आप देखें यहाँ 50/4 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ था, तो हमें सोचना नहीं पड़ा कि हम 18/5 से गुणा कराएं कि 5/18 से। क्यों? क्योंकि मीटर प्रति सेकंड दिया छोटा मात्रक, बड़े मात्रक से हमें गुणा कराना है, तो हम 5/18 से नहीं गुणा कराएंगे, क्योंकि 5 क्या है, छोटा है ऊपर, तो हम 18/5 से गुणा करा दिए, बड़े मात्रक की तरफ जाना है। ठीक, तो ये याद रखने के लिए, समझने के लिए कि आप एग्जाम के समय कन्फ्यूज ना हो कि 5/18 से गुणा कराएं कि 18/5 से गुणा कराएं। ठीक, तो किलोमीटर प्रति सेकंड दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है। किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा मात्रक है तो 18 ऊपर रहेगा, 18/5 से गुणा कराएंगे। 18/5 या किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। ठीक, और आपको जाना किस में है, मीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड छोटा मात्रा है, 5/18 गुणा करा लेंगे। ठीक, अब आप ऐसे ही गुणा करा लेंगे जब भी आएगा सवाल जहाँ भी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि एक व्यापारी ने 45,000 रुपये कह रहा है, एक व्यापारी ने 45,000 रुपये का ऋण 2 बैंकों से लिया। एक ऋण के लिए 8% वार्षिक ब्याज दिया
तथा दूसरे ऋण के लिए कह रहा 12% वार्षिक दिया। यदि एक वर्ष का कुल ब्याज कह रहा 4440 रुपये हो तो 8% की दर पर कितना धन लिया गया था। सवाल बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत बड़ा है, सवाल बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत बड़ा है नहीं। एक समीकरण छोटा सा बना लेंगे, तुरंत सवाल सॉल्व हो जाएगा आसानी से। ठीक, देखिए सवाल को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब इतना सब आपको लिखना पढ़ना थोड़ी ना, इतना सब है। आप डायरेक्ट y + 50 बराबर x × 14 कर लेंगे, y बराबर 10 एक मान रखकर आंसर लगा देंगे तुरंत। तो ये समझना है आपको। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी ने 45,000 रुपये एक व्यापारिक बैंक से लिया है। एक बैंक उसको दिया है कुछ रुपये, 45,000 में से कुछ रुपया एक बैंक से लिया है और कुछ रुपया लिया दूसरे बैंक से। एक बैंक उसको कह रहा है कि 8% ब्याज देना है उसे, उस व्यापारी को अगले बैंक पर देना है 12% ब्याज। ठीक, तो हम मान लेंगे कि 8% पर जो धन लिया गया है वो कितना है, x रुपया है। 45,000 रुपया ये टोटल लिया है। अब इसमें से अगर x रुपया पहले वाले बैंक से लिया है तो दूसरे वाले बैंक से लिया होगा 45,000 माइनस x रुपया। ठीक, क्योंकि दोनों को जोड़ लेंगे 45,000 आ नहीं जाएगा, x + 45,000 माइनस x कट गया 45,000 आ गया। 45,000 एक व्यापारी लिया है दो बैंक से, तो हम मानेंगे कि 45,000 में से एक जो व्यक्ति लिया है व्यापारी तो पहले बैंक से x रुपया लिया है, क्योंकि वही तो हमें निकालना है, मालूम तो है नहीं कितना कितना लिया है। दूसरे बैंक से जो लिया होगा 45,000 माइनस x रुपया लिया होगा। ठीक, बस सवाल सॉल्व हो गया। साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब देखिए प्रश्नानुसार लिख लें, डायरेक्ट कर लेंगे, x मूलधन गुणे दर 12% लिया है। पहले वाले बैंक से लिया 8%, तो पहले वाले बैंक का हम ले लेंगे 8% x गुणे 8। दूसरे वाले बैंक पर लिया है 12%, तो ये समय एक वर्ष के लिए दिया है। ठीक, यदि एक वर्ष का कुल ब्याज तो ये हो गया 100 और प्लस दूसरे वाले बैंक से जो लिया है वो 45,000 है माइनस x, इतना रुपया लिया है 12% की दर से लिया एक वर्ष के लिए, ये हो गया बटे 100 मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 मूलधन। और बराबर कर लेंगे कितना 44,100 रुपया 40 रुपये 44,040 रुपये के, क्योंकि एक साल का जो कुल ब्याज है व्यापारी को 4440 रुपया देना है बैंक को। ठीक, अब दोनों का अलग अलग पूछ रहा है आपसे कि जो 8% पर लिया है व्यापारी वो कितना रुपया लिया है बैंक से। तो ये आप समझ गए। 45,000 इसी को मिटा देते हैं। देखिए इसी को सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा आपका एक लाइन में। देखिए सॉल्व कर लेते हैं। ये 100 दोनों हर में 100 बराबर है तो एलसीएम 100 ही आ जाएगा। 4440 में 100 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। डायरेक्ट कर देते हैं 4440 गुणे 100 और यहाँ पर देखिए 8x हो जाएगा। ये 8x प्लस में है, ये 12 से गुणा होगा 45 में, 12 गुणे 45,000 हो जाएगा। और माइनस में हो जाएगा 12x माइनस में होगा बराबर कितना आ जाएगा 12 और 12 दोनों में से गुणा होगा, ब्रैकेट में है। अब 12x में से 8x घट जाएगा तो 4x आएगा इधर माइनस के, और 4x को अगर हम इधर ले लें तो 4x आ जाएगा प्लस के। और यहाँ हो गया 12 गुणे में आ गया 45,000 और ये हो गया 40 गुणे 100। ठीक, इतना आप समझ पाए। अब दोनों में से देखेंगे कॉमन क्या है, वो कॉमन नहीं हो रहा है, कॉमन नहीं हो रहा है। यहाँ से 100 कॉमन होगा, यहाँ भी 100 है, 3 जीरो है, यहाँ 3 जीरो, 1000 कॉमन हो जाएगा। गुणा नहीं कराएंगे, गुणा कराएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, कटेगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा आपको। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट 1000 कॉमन कर लीजिए, 1000 यहाँ से कॉमन कर लीजिए। ये बच गया 12 गुणे 45,000, तो 12 गुणे 45 बच गया, माइनस ये हो गया 444 बच गया, क्योंकि 100 इधर था 10 इधर था, 1000 हम बाहर निकाल लिए, बराबर में आ गया 4x। अब 12 45 का गुणा करा लेंगे तो 12 पंचे 60, 12 चौक 48, 49 50 4 54, यानी आ गया 540। 540 में से 444 घटा देंगे। ठीक, तो 4x बराबर आ जाएगा 540 में से 444 घटा लीजिए आप, तो ये आ गया 6, यहाँ पर 13, 13 में से 4 गया 9, 9 1 10 3 13, और ये कट गया, यानी आ गया 96 आ गया। तो 4x बराबर कर देंगे 96, गुणे में 1000 है तो 1000 ला देंगे, और इधर 4x है तो 4 को गुणा करा रहा है तो यहाँ से लाकर भाग करा देंगे। ये हो गया इसका आंसर। देखिए 4 से काट लेंगे, 4 1 कम 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 16, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौक 16, यानी x का मान आ गया 24,000 रुपया। अब x का मान 24,000 रुपया है, इसका मतलब है कि जो पहले वाले बैंक से जो व्यापारी लिया था वो कितना रुपया लिया था, 24,000 रुपया। तो ये इसका हो जाएगा आंसर
24,000 रुपये। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। ठीक, संख्या के अंकों का योग बताइए। तो थोड़ा समझ लीजिए। पहले 23 लिखा है, इसका मतलब है 23 लिखा है, इसका मतलब है 2 गुणे 10 धन 3 गुणे 1, यानी 2 दहाई 3 इकाई। प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाया जाता है ना, 2 दहाई 3 इकाई 20 3 23। ये समझने के लिए कॉन्सेप्ट है। तो ये हो गया 2 दहाई 3 इकाई। अब हम संख्या मानेंगे कि ये 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों की योग की 5 गुनी है। ठीक है, इकाई का अंक दहाई का अंक मान लेंगे इकाई का अंक दहाई का अंक, कोई भी मान लें, इकाई का अंक मान लेंगे। ठीक, इकाई का अंक यदि y मानेंगे तो दहाई का अंक हो जाएगा x। इकाई का अंक यदि y होगा तो दहाई का अंक x हो जाएगा। इकाई के अंक में 1 से गुणा होगा, दहाई के अंक में 2 से, तो बनेगी क्या संख्या। अब ये संख्या क्या बन जाएगी, इकाई का अंक है तो y होगा, दहाई का अंक है तो 10x होगा, 10x धन y। ये क्या बन गई, संख्या बन गई। संख्या क्या बन गई, 10x धन y, यानी इकाई के अंक में 1 से गुणा, दहाई के अंक में 10 से गुणा। एक संख्या बन गई 2 अंकों की। एक संख्या अपने अंकों के योग की कह रहा है 5 गुनी। अच्छा, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है, तो इसके अंक क्या हैं, x और y हैं। ठीक, x और y हैं, अपने अंकों के योग की क्या है 5 गुनी है। तो हम कर लेंगे यहाँ पर x + y × 5। अपने अंकों के योग की 5 गुनी हो गई। ये 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। फार्मूला बन गया एक समीकरण। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। ये 10x है। ठीक, यहाँ पर ये गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10x + y बराबर 5x + 5y। 5x इधर ले लेंगे तो 5x बचेगा, घट जाएगा। y को इधर लेंगे, 4y बचेगा। फिर यहाँ से x बराबर लिख लीजिए 4y/5, या y बराबर कर लेंगे तो भी 5x/4 आ जाएगा, या x बराबर कर लीजिए तो x बराबर 4y/5 आ जाएगा। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है, यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए कह रहा है, तो संख्या के अंकों का स्थान बदल। संख्या कितना है, 10x + y है। संख्या है 10x + y, कह रहा है यदि इसमें 9 जोड़ दिया जाए, संख्या में यदि 9 जोड़ दिया जाए तो संख्या कह रहा है कि संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, यानी जो इकाई का अंक है वो दहाई पर चला जाता है, और जो दहाई का अंक है वो इकाई पर, यानी संख्या 10y धन x बन जाती है। पहले संख्या थी 10x धन y, लेकिन कह रहा है सवाल यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंकों के स्थान आपस में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, यानी बदल गए तो 10y + x हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 10x है, ये x है। ठीक, और ये इसको ऐसे ही रहने दें, इसको समीकरण नंबर 2 मान लें। इसी को x बराबर 4y/5 आया, इसमें रख देंगे तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। और नहीं तो एक लाइन और सॉल्व कर लीजिए, x को इधर ले लीजिए तो 10x में से एक x घट जाएगा, क्या आ जाएगा 9x। ठीक, 9x + 9 बराबर कर लेंगे, y इधर चला जाएगा तो 10y में से एक y इधर घट जाएगा, यानी 9y हो जाएगा। और 9 सभी में है, 9 को कॉमन कर दीजिए। 9 को कॉमन कर देंगे तो x + 1 बराबर आ जाएगा y के। x + 1 बराबर y के आ जाएगा। अब यहाँ x की वैल्यू दिया है 4y/5, यहाँ लिख देंगे x की वैल्यू 4y/5 x के स्थान पर, और प्लस में आ गया ये बराबर हो गया y के। ठीक, अब यहाँ से फिर आगे सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 4y + 5/5 बराबर आ गया y के। ठीक, अब इतना समझ गए होंगे तो आगे थोड़ा सा यहाँ मिटा देते हैं इसको, या यहाँ पर आपको लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। देखिए ये आ गया 4y + 5/5 बराबर y के। 5 इधर जाकर गुणा करा देगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 5y के। 4y + 5 बराबर 5y, ये 4y इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5 बराबर के आ जाएगा y, क्योंकि 4y इधर जाएगा तो 5y में से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया 5। y बराबर यदि 5 आ गया, यहाँ से देखिए y बराबर यदि 5 आया है तो x बराबर 1 इधर जाकर घट जाएगा। ठीक, y बराबर यहाँ 5 रखेंगे, इसको देख लीजिए, x + 1 बराबर y है। y बराबर जब 5 रखेंगे तो x + 1 x बराबर 4 नहीं हो जाएगा, x बराबर 4 आ जाएगा, y बराबर 5 है। तो संख्या के अंकों का योग x + y। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है संख्या के अंकों का योग बताइए, x + y यानी 5 4 9, x + y यानी 5 4 9, ये वाला क्या हो जाएगा, विकल्प सही हो जाएगा। तो ऐसे ही सवाल को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। x + y यानी 5 + 4 बराबर 9 आ गया। ठीक, अब अगला सवाल देख लिए।
अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 4 वर्ष पहले ए बी सी की औसत आयु 25 वर्ष थी। ठीक है, 4 वर्ष पहले ए बी सी 3 लोग की औसत आयु 25 वर्ष। 5 वर्ष पहले बी और सी की औसत आयु कह रहा है 20 वर्ष थी। ठीक, यहाँ देखिए कह रहा है 20 वर्ष थी। 4 वर्ष पहले ए बी सी की औसत आयु 25 वर्ष, 5 वर्ष पहले बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष थी। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, आयु संबंधी का सवाल है। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि तीनों का गुणा करा लेंगे, 25 3 75, ये 20 दूनी 40 घटा देंगे तो 40 75 घट गया, 40 30 35 साल आंसर आ गया। ऐसा नहीं है, ये 4 साल पहले वर्तमान कहता है तो हम ऐसे करते। अब आप देखिए, इसको मुजबानी सवाल सॉल्व कर लीजिए, कुछ इसमें है नहीं। 3 लोग हैं ए बी सी, इनकी औसत आयु 25 साल है। ठीक है, तो 3 लोग हैं, इनकी औसत आयु 25 साल है, यानी कुल आयु कितना होगी 25 3 75 साल। कुल आयु कितना होगी 25 3 75 साल औसत आयु। ठीक, लेकिन कब की ये औसत आयु है? इनकी औसत आयु 25 वर्ष है। कब की? 4 वर्ष पहले ए बी सी की औसत आयु 25 वर्ष, यानी 4 वर्ष पहले ए बी सी तीनों जो है मिलाकर 75 साल के थे कि नहीं थे? 4 वर्ष पहले करा ए बी सी की औसत आयु 25 वर्ष है। इसका मतलब है कि 4 साल पहले तीनों मिलाकर, तीनों की आयु का योग जो है 25 या 75 साल था। वर्तमान में कितना साल होंगे? 4-4 साल तीनों बढ़े नहीं हो गए होंगे, यानी 4-4 साल तीनों लोग बढ़ गए, यानी 4 3 12। इस समय इनकी वर्तमान आयु कितना हो जाएगी? 87 साल हो जाएगी। ठीक, वर्तमान में, क्योंकि ये की वर्तमान आयु पूछ रहा है। अब कह रहा है बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष थी 4 साल पहले। बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष थी, तो 20 वर्ष बी और सी की औसत आयु थी कितना? एक लाइन लिख कर बता देते हैं। 4 साल पहले बी और सी की औसत आयु थी 20 वर्ष, तो उनकी औसत आयु 20 वर्ष थी, तो औसत का मतलब है योग बटे संख्या। तो योग बटे संख्या, एक लाइन लिख देते हैं। औसत आयु कह रहा है 20 वर्ष थी, तो 2 लोग थे, बी प्लस थी बटे संख्या 2, 20 दूना 40। ठीक, ऐसा समझेंगे। 40 वर्ष थी 4 वर्ष पहले। 4 वर्ष पहले बी और सी की कुल आयु का योग कितना था? 40 वर्ष था। लेकिन 4 वर्ष पहले इन तीनों का कहा कि इसका बी और सी के लिए कह रहा 5 वर्ष पहले था, तो ये 5 साल पहले थे भाई। सॉरी, इसमें 4 नहीं 5 साल दिया है। ठीक है, हम 4 ही को मान रहे थे कि 4 इसमें भी है 4, लेकिन ये 5 दिया है, तो ध्यान देना होगा। 4 साल पहले इनकी थी। ठीक है, तो 25 या 75 हुआ, 4 3 12, 12 साल बड़े हो गए, 4 साल तीनों लोग, तो हम इसको कर दिए 75 12 87 साल। ठीक, अच्छा, 5 वर्ष पहले बी और सी की औसत आयु थी 20 वर्ष, तो ये ठीक है। 5 साल पहले इनकी औसत आयु का जो योग है बी और सी का, ये 40 साल था। ठीक, लेकिन 5 साल के बाद बी तो 5 साल बड़े होंगे, बी 5 साल बड़े होंगे, तो सी भी 5 साल बड़े होंगे, कहने का मतलब। तो 5 5 10 साल। अब वर्तमान में देखा जाए तो बी और सी की औसत आयु 40 10 50 साल हो गया। वर्तमान में बी और सी की औसत आयु क्या हो गया? 40 10 50 साल हो गया। ठीक, अब इसमें से 50 घटा लेंगे, ये प्लस बी प्लस सी की औसत आयु है वर्तमान में, ये बी प्लस सी की औसत आयु है, और ये घटा लेंगे तो ये आ गया 7 3 37 आ गया। यही 37 वाला क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी ये की वर्तमान आयु 37 साल है। आप एकदम मुजबानी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना होगा, कहीं अगर 4 वर्ष से 5 वर्ष है, कितना दिया है समझ गए होंगे। ठीक, अगला सवाल देख लीजिए। यही सब सवाल में देखना है, समझना है, ऐसे नहीं कि तुरंत आंसर आए तो तुरंत लगा दीजिए। पहले ध्यान देना है कि 4 साल पहले 5 साल पहले कहाँ क्या पूछ रहा है, घटाना जोड़ना कितना है। ऐसा नहीं 3 दिया है 2 का दिया है तो 1 का पूछ रहा है, तीनों गुणा करा 2 घटा दें। अगला देखिए, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कह रहा है? साधारण ब्याज की किस वार्षिक प्रतिशत की दर से कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है? भैया साधारण ब्याज है मूलधन 100 रुपया है। ठीक, अब मूलधन अगर 200 रुपया हो जा रहा है तो इसका मतलब 100 रुपया उस पर ब्याज हुआ है, तभी वो 200 हुआ है। ठीक, तो वही आपसे पूछ रहा है। मान लेंगे मूलधन 100 रुपया है, मान लेंगे मूलधन या पी मान लें या मूलधन लिख लें सीधा, मान लेंगे मूलधन बराबर 100 रुपया है। ठीक है, तो इस पर अगर साधारण ब्याज कितना होगा? ये भी 100 रुपया होगा। क्यों? क्योंकि 100 रुपया अगर मूलधन है, उस पर 100 रुपया ब्याज लगा, तभी तो वो 2 गुना हुआ अपने का। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से प्रतिशत की दर से कोई धन 12 वर्ष में स्वयं का 2 गुना होता है। स्वयं का 2 गुना का मतलब है कि अगर मूलधन x है तो ब्याज भी 100 रुपया उस पर मिला उसको। ठीक, तो तब वो जाकर क्या हुआ? 2x हुआ। तो बस मूलधन x मालूम हो गया, ब्याज x मालूम हो गया, दर पूछ रहा है, दर निकाल लीजिए। समय दिया है 12 वर्ष, सवाल सॉल्व हो गया।
तो साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है, ये सारी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे के आ जाएगा 100। ठीक, ऐसे ही कर लेंगे, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे के 100 आ जाएगा। साधारण ब्याज x है, मूलधन भी x है, दर का मान निकालना है r का मान, और समय दिया है 12 साल, ये हो जाएगा 100, 100 से x कट गया, 100/12 आ गया, r बराबर कितना आ गया 100/12, r बराबर आ गया 100/12 यानी 50/6, आधा कर लेंगे 100/12 50/6 यानी 25/3। ऐसे सवाल सॉल्व करेंगे तो आसानी हो गई, इसे भाग देंगे, हम काटेंगे तो उसमें भाग देना पड़ेगा ना, 2 से काटें 3 से काटें, फिर भाजता का नियम पढ़ना होगा, 2 से कट रहा है इसका मतलब 0 2 4 6 8 है अंत में, 3 से कट रहा है अंकों का योग है, 4 से कट रहा है 2 संख्या लास्ट की, अगर 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं तो कट रहे हैं, 5 से कट रहा है 0, 5 से, मतलब भाजता का नियम ऐसे क्या है, 100 का आधा 50, 12 का आधा 6, 50 का आधा 25, 6 का आधा 3, 25/3 का मतलब हुआ 8 त्रिक 24, 1 25/3, 8 सही 1/3%, ये हो गया आंसर इसका, 8 सही 1/3%, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ठीक है, समझ में आ ही गया होगा आपको अच्छे से। ठीक, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जल्दीबाजी से क्या होता है, गलत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको अभी यहाँ से थोड़ा सा मिटा ही देते हैं, ऊपर लिखते हैं, क्वेश्चन बताते हैं आपको, समझाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपसे, कह रहा है कि a/3 बराबर है b/4 के बराबर है c/7 के, तो आपसे कह रहा है कि a + b + c/c का मान कितना होगा। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक, देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। तो ये देखिए, a अगर यहाँ से हम a/b कर लें, इसको b को इधर ला दें, b को यहाँ कर दें तो 3 इधर चला जाएगा, तो a/b बराबर क्या हो जाएगा 3/4। अब c को यहाँ ला दें तो b/c बराबर 4 इधर चला जाएगा, यानी b/c बराबर हो जाएगा 4/7। अनुपात निकाल लेंगे। अब हम अनुपात निकालने का मतलब हुआ कि a/b/c निकालेंगे। ठीक, तो ये कैसे निकलेगा, इसके लिए हम a/b करेंगे और b/c करेंगे ऐसे, और a/a का मान लेंगे कि ये 3x है, 4x हैं, और ये 7x, a का मान मानेंगे 3 है, b है 4 और c है 7। ठीक, अनुपात में इनका मान लेंगे हम 3x 4x 7x हैं ऐसे, और नहीं तो वैसे भी लगा देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मान लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब इनको ऐसे हम क्या कराते हैं, ऐसे गुणा करा देते हैं, ऐसे तो ये गुणा करा देते हैं। ठीक, तो गुणा कराने का मतलब है ये ABC हुआ, AB का मान 4, AB का मान लिखा गया 3 4, BC का मान है 4 7, ये ऐसे होगा भाई। ठीक है, देखिए यहाँ हो गया, यहाँ ABC लिख देते हैं, आप समझिए, आप ये हो गया B, ये हो गया C। ठीक, अब समझ में आएगा आपको। ठीक, एक लाइन और लिख देते हैं, डायरेक्ट करने से नहीं समझ पाएंगे आप। तो ये हो गया AB, ये हो गया BC, ये 3 4, ये 4 7। ठीक, अब इसको हम लोग ऐसे, इसको क्या करते हैं, ऐसे हम लोग गुणा कर देते हैं। तो गुणा कराइए, या b का मान बराबर है तो इसका मतलब 3 4 7 यही अनुपात ही बनेगा। तो मान लेंगे 3x 4x + 7x, 3x 4x 7x के अनुपात में है ABC का मान, और नहीं तो गुणा करा लेंगे तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, 4 चौक 16, ये हो जाएगा 7 चौक 28, ऐसे हो जाएगा। फिर 4 से भाग देंगे तो 4 3 12, 4 चौक 16, 4 7 28, फिर वही आएगा। तो b का मान अगर बीच वाला बराबर है तो सीधा अनुपात बन जाएगा। ठीक है, और नहीं तो निकाल लेंगे, नहीं बराबर रहेगा बराबर कर देंगे, उसको गुणा कर, बराबर है तो 3 4 7 मान लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, क्या दिया है कि a + b + c बटे में c ज्ञात करना है। a + b + c दिए, 3x 4x 7x आ गया, 3x हो गया, 4x हो गया, + 7x हो गया, बटे में 7x, c का मान 7x है ना, तो ये 7 3 10 4 14x आ गया, 14x/7x, ये बराबर 7 दूनी 14, यही 2 आ जाएगा, इसका क्या आंसर आ जाएगा, a + b + c बटे c का बराबर का मान आ जाएगा क्या 2, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल को भैया बढ़िया से समझ लीजिए आप। जब आप सवाल को समझ लेंगे अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं, फिर बहुत आसानी से एक छोटा सा समीकरण बना लेंगे, तुरंत सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ट्रिक वगैरह तभी आप लागू कर पाएंगे जब आप सवाल को अच्छे से समझे रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक चैप्टर, आप किसी चैप्टर मैथ का कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें कई टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, अगर आपको ट्रिक याद करना है तो कई ट्रिक याद करने पड़ेंगे। 10 टाइप के क्वेश्चन है, 20 टाइप के क्वेश्चन एक के चैप्टर में है, 20 ट्रिक याद करना पड़ेगा। और क्वेश्चन अगर अपना बदल दिया, थोड़ा सा लॉजिक इसके बजाय ऐसे घुमा दिया, तो आपको ट्रिक पूरा बदलना पड़ेगा, फिर उसके लिए नई ट्रिक लगाना पड़ेगा। तो इसलिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा पहले। हाँ, कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कहने मतलब आपको ट्रिक से भी सॉल्व करना आसान है,
जल्दी से आंसर आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको उतना ट्रिक याद कीजिए आप। तो जो बड़े क्वेश्चन हैं, जैसे मान लीजिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है, फिर आपसे वहाँ से पूछ रहा है, तो आप जो है अंतर का फार्मूला लगा देंगे ट्रिक। जहाँ पर ऐसा रहे कि आपका कैलकुलेशन बहुत बड़ा जा रहा है, वहाँ आप ट्रिक का यूज कीजिए। तो कहने का मतलब 5 से 10% आप ट्रिक पर रहिए, 90% आप बेसिक सवाल को समझिए, बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे, जिससे कि सवाल मान लीजिए आगे पीछे घुमाए, 2 बार 4 बार करे, कहीं आए घटाए बढ़ाए, कहीं ट्रेन का दे, तो इसमें ऐसा ना रहे कि जो है कि आपको पूरा ट्रिक पर ही निर्भर रहें, जिससे कि हर क्वेश्चन पर ट्रिक, क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया ट्रिक, अब आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा पूरा, क्योंकि उसके लिए दूसरा ट्रिक, उस क्वेश्चन के लिए दूसरा ट्रिक। तो 5 से 10% आप लोग ट्रिक का यूज कीजिए, ऐसा नहीं है बड़े क्वेश्चनों पर। और नॉर्मल जो छोटे छोटे फार्मूले हैं उनको तो याद ही रखना होगा, क्योंकि उन्हीं से तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होगा, तभी आंसर आएगा। बाकी कोशिश आप ये करिए कि कम से कम 85 से 90% आप बेसिक और कॉन्सेप्ट को जो है अच्छे से समझे रहिए। सवाल कितना भी घुमाए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको उसी अनुसार जो है उसको एडजस्ट कर लेंगे, उसी अनुसार समीकरण में आगे पीछे घटा बढ़ा देंगे, जोड़ देंगे, ठीक, गुणा भाग करा देंगे, और आराम से जो है इजी, एकदम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट आपको रखना होगा, जैसे समीकरण बना कैलकुलेशन फास्ट, सवाल आ जाएगा आराम से, ठीक। तो आशा करते हैं कि जो भी क्वेश्चन बताया गया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।